दर्शकों नमस्कार, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स ऑफ बिहार बिहान। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे दर्शकों का आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। जी हाँ, आप प्यारे दोस्तों से मिलना, आप प्यारे दर्शकों से मिलना ही हमारी खुशी को दोगुना कर देती है और हम चाहते हैं कि आपकी भी सुबह उतनी ही ज़्यादा खुशगवार हो और आपके भी जीवन में तमाम खुशियाँ आए। तो चलिए इन खुशियों के आने के साथ साथ कुछ बातें मोटिवेशन की भी कर लेते हैं और थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा इंस्पिरेशन हम सभी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जब हम सफलता की तरफ आगे बढ़ें तो खुशियाँ खुद ब खुद हमारे दामन में सिमट कर चली आएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं आज के सुविचार की और जानते हैं कि क्या है आज का थॉट ऑफ द डे। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे और आपको भी बताना चाहेंगे कि आज जो हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, आप हैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह। आप प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। अमूल्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि जो आम लोग हैं, जो आम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हड्डियों की क्या इम्पोर्टेंस है उनके जीवन में, कितनी ज़्यादा मायने रखती हैं एक मजबूत शरीर में मजबूत हड्डियाँ, आपसे जानना चाहेंगे। एक साधारण भाषा में बात की जाए प्रतिभा, तो किसी भी मकान की बात की जाए तो जिस तरह से उसमें सरियाँ होती हैं, छड़ होती हैं, उसके बाद उसमें सीमेंट, बालू का उपयोग होता है, ईंट का उपयोग होता है, तो वह अंदर का एक स्ट्रक्चर है जो आपको एक संरचना प्रदान करता है। तो किसी शरीर में अगर हड्डियों की बात करें तो वह उस तरह का छड़ है, सीमेंट है, बालू है। अगर उसके ऊपर जितना पेंट करती हैं वह ऊपरी सतह है। ऊपरी सतह कितना भी आप सुंदर बना दो, लेकिन अगर भीतरी सतह मजबूत नहीं है तो वह ढांचा बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता है। तो अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा खोखली हैं, तो वह किसी न किसी तरह से परेशानी में रहेगी। या तो फ्रैक्चर होगा या हमेशा दर्द होगा, आप अपना नियमित रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और उससे बहुत तरह की शारीरिक परेशानी हो सकती है। इसलिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हड्डियों का मजबूत होना, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आपने बोला कि तमाम परेशानियां आपके शरीर में आप महसूस करेंगे जब आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होगी, जब आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि ये परेशानियां जो हम झेलते हैं, ये परेशानियां, इन परेशानियों से जब हम ग्रसित होते हैं, क्या मुख्य वजह, अगर आप एक मोटे तौर पर देखें तो क्या वजह मानते हैं आप? हड्डियां जो होती हैं वो जन्म के साथ आपको आपके शरीर में भगवान ने बना के एक संरचना के रूप में दे दिया है। अगर उसको समय के साथ आप उसको मजबूत नहीं करते जाइएगा, उसके अच्छी तरह से देखरेख नहीं कीजिएगा, तो आने वाले समय में 30 वर्ष 40 वर्ष के बाद आपकी हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि आप दैनिक जीवन के सारे कार्यों को नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं बच्चों में, युवाओं में कि आप अभी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत होंगी तो आपका जो आने वाला उम्रदराज समय है, जिसको बुढ़ापा भी बोला जाए या अधेड़ अवस्था बोली जाए, उसमें अगर हड्डियां आपकी मजबूत होंगी तो जैसे आजकल देखा जा रहा है एकल परिवार हो गया है, संयुक्त परिवार नहीं रहता है। आप अपनी हड्डियों की परेशानी, अपनी जोड़ों की परेशानी, अपनी मांसपेशियों की परेशानी के कारण नियमित रूप से अपनी दिनचर्या नहीं कर पाते हैं, तो आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ तो रहते हैं और आप देखते हैं कि आपको कोई सहायता नहीं कर पा रहा, आप शौच में नहीं जा पा रहे हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इतने ज्यादा नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं कि आपकी सारी जो खुशियां हैं वो आपके शरीर से दूर चली जाती हैं, आपके जीवन से दूर चली जाती हैं। इसलिए बचपन से ही अपनी हड्डियों को मजबूत करके रखना बहुत जरूरी है। जी, बहुत सही बात कही आपने। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे जानना चाहूँगी, आजकल के दौर में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, जिम का सहारा लेते हैं, मसल्स कहीं ना कहीं बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों को एब्स बनाने होते हैं, कुछ लोगों को एक प्रॉपर फिगर चाहिए होता है शरीर का, तो मस्कुलर एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं इस पर। लेकिन कहीं ना कहीं बोन हेल्थ को, जैसे कि हम अगर एक एग्जाम्पल लें, कई लोग जो जिम जाते हैं उनको लगता है कि अगर हम डाइट अगर कम लेंगे तो हम स्लिम एंड ट्रिम
हो जाएंगे, या कुछ चीज़ें ऐसे हैं डाइट में जिसको वो इग्नोर करते हैं, जिससे बोन हेल्थ कहीं ना कहीं डैमेज होता है, कहीं ना कहीं ये इशू उनके सामने आती हैं। क्या कहना चाहेंगे इन बातों को लेकर? जैसे भोजन की बात करते हैं तो भोजन जो आपके शरीर में जाता है वह जब पच जाता है आपके स्टमक के थ्रू, तो आपके हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में जाके वह ताकत प्रदान करता है। आप जिम में जब जाते हैं तो अपनी मांसपेशियों को स्ट्रांग करते हैं, मजबूत करते हैं। वो मांसपेशियों से ही काफी ज्यादा मात्रा में खून आपकी हड्डियों को भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं आप हड्डियों को भी मजबूत कर रहे हैं। सुपाच्य भोजन अगर लेते हैं, घर में जो फ्रेश जिसको हम लोग बोलते हैं घर में बना हुआ खाना, उसको आप अच्छी मात्रा में लेते हैं, तो उससे आपका जो जीवन है बहुत ही संतुलित रहता है, जिसमें कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों जरूरी है, साथ में विटामिन्स। ये चारों का जो एक सम्मिश्रण है वह बैलेंस डाइट बोला जाता है शुरू से। आजकल जिम में क्या बोला जाता है, लोग अलग अलग तरह के डाइट्स बना दे रहे हैं। कोई बोलते हैं नो कार्ब, ओनली प्रोटीन लेना है, तो केवल प्रोटीन से आपके शरीर में शक्ति नहीं मिल सकती है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, फैट भी जरूरत है, विटामिन्स भी जरूरी है। तो सबको मिला के अगर आप नियमित रूप से रोज आप खाते हैं, और वह एक जो सबसे ज्यादा संपूर्ण भोजन हम लोग बोलते हैं वह है दूध। दूध जैसे माता का दूध अमृत होता है एक बच्चे के लिए, वैसे ही हम दूध को बोलते हैं, वो गाय का हो, भैंस का हो। आप नियमित रूप से सेवन जरूर कीजिए कि उसमें इतने पौष्टिक तत्व हैं कि आपके शरीर की जितनी भी जरूरतें हैं काफी हद तक उसको पूरी कर देती हैं। तो इसलिए दूध अपने जिंदगी में जरूर उपयोग कीजिए। अगर दूध किसी न किसी कारण से किसी को मना किया जाता है तो डॉक्टर जब मना करता है तभी उसको रोकिए, नहीं तो आप जरूर पीजिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, और इस बात पे लोगों को भी गौर करने की ज़रूरत है। कई लोग हैं जो दूध नहीं पीना चाहते हैं या दूध को अपने आहार में शामिल नहीं करते हैं, तो एक कंप्लीट फूड के तौर पे जाना जाता है दूध, और इसे ज़रूर अपने आहार में शामिल करना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आपने बताया कि तमाम एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है हमारे शरीर के हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हम निरोग रहें, इसके लिए एक संतुलित आहार लेना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल जो एक बहुत ही कॉमन सी समस्या हम देख पा रहे हैं लोगों में, आजकल लोग ऑफिसेज़ में बैठ के काम करते हैं, केबिन्स में बैठ के अपने काम करते हैं, और सीडेंट्री वर्क ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें कभी गर्दन में दर्द, कभी उनको प्रॉब्लम्स होती है, फिर बैक एक होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतिभा, जो देखा गया कि पिछले वर्ष जो कोविड आया, बहुत सारे हमारे युवाएं थे वह वर्क फ्रॉम होम पे चले गए। बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे थे, उनसे बड़े बच्चे जो थे कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, वो घर में बैठे रहते थे। घर में जिस तरह का वातावरण वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनको जो एक शैक्षणिक वातावरण है या व्यवसायिक वातावरण है जो ऑफिस में मिलता है, एक पर्टिकुलर लेवल पे टेबल होती है, एक चेयर होता है पढ़ने के लिए, अगर डेस्कटॉप आप यूज कर रहे हैं तो उसका किस तरह से आप अपने आंखों का संतुलन उसके सीध में करते हैं, वह घर में नहीं था। उसके कारण घर में वो लेट के पढ़ाई कर रहे थे, लेट के काम कर रहे थे, तो गर्दन की दर्द की समस्या, पीठ के दर्द की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ती ही चली गई। वो बच्चों में भी हुआ, युवाओं में भी हुआ, और जो कि अधेड़ वर्ष थे वो भी क्योंकि मॉर्निंग वॉक में नहीं जा पा रहे थे, लॉकडाउन था, हर तरह दहशत थी। तो उसके बाद इतनी ज्यादा समस्याएं हमारे शरीर में बढ़ी कि वो हम जैसे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स के पास नियमित रूप से वो आते चले गए, और बहुत सारी समस्याओं का निदान सिंपल एक्सरसाइज से हो सकता था। सिंपल जिस तरह से वो बैठते हैं, उठते हैं, उससे हो सकता था। उसका वो निदान घर पे नहीं कर पाए, और उसके कारण वो डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सारी जांच करानी पड़ी, लेकिन अंत में वही रह गया कि अगर आप नियमित रूप से सही ढंग से व्यायाम करते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं, और अपने आप को प्रेरित करते हैं कि आप धूप में रहिए। धूप से विटामिन डी जो मिलती है वह एक अमृत है, जो कि विटामिन डी आती है आपके शरीर में, जितने भी कैल्शियम आप खा रहे हैं दूध के रूप में, फल के रूप में, सब्जियों के रूप में, उसको पचाने में हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं आपको बंद कमरे से निकलना पड़ेगा, बाहर के वातावरण में जाना पड़ेगा, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, उससे आप बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि संतुलित आहार और नियमित रूप से एक्सरसाइज और धूप का सेवन, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं आपके शरीर को फिट रखने के लिए, ख़ास करके बोन हेल्थ के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि बोन हेल्थ की बात हो रही है, तो आपने कहा जो दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कैल्शियम और विटामिन डी होते हैं। तो विटामिन डी और कैल्शियम की क्या इम्पोर्टेंस
ज़्यादा होती हैं बोन में, और कौन से ऐसे आहार हैं जिनको लेने से आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी पूरी होती है, और क्यों ऐसी नौबत आती है जब हम आहार लेने के बाद भी हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है जब हम इनटेक लेते हैं? प्रतिभा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखा जाता है बहुत लोग हमारे यहाँ बोलते हैं कि मैंने तो संपूर्ण मात्रा में दूध लिया, अच्छे फल खाए, सब्जियां खाए, अच्छा घर का बना हुआ भोजन खाया, तब भी हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। तो आपको शरीर में अपने हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम एक बहुत ही ज़रूरी तत्व है जो आपको शरीर में चाहिए। वो कहाँ से मिल सकता है? तो आपके भोजन से मिल सकता है। भोजन हर तरह का होता है, वह दूध के रूप में हो सकता है, तो दूध में सबसे प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होती है। दूध या दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ, जैसे वह दही हो सकता है, पनीर हो सकता है, छेना हो सकता है, उसमें अगर आप खाते हैं तो उससे आपको कैल्शियम काफी मात्रा में मिलती है। गाय के दूध में भैंस के दूध की कंपैरिजन में कम कैल्शियम होता है। जैसे 100 ग्राम अगर आप गाय का दूध पीते हैं तो 110 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, 100 ग्राम भैंस का दूध पीते हैं तो 210 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। लेकिन भैंस के दूध में फैट भी ज्यादा होती है, तो उस पर भी हमें ध्यान में रखना है। और जब आप कैल्शियम लेते हैं वह दूध के रूप में हो या फल अलग अलग तरह के जो भी फ्रेश फल है उसको आप खाते हैं। सब्जियों की बात करें, मेथी में काफी मात्रा में कैल्शियम है, बंद गोभी, फूल गोभी, चुकंदर, इसमें कैल्शियम काफी है। पालक में वैसे बहुत कम मात्रा में कैल्शियम है। और अगर मांसाहारी भोजन की बात करें तो मछलियों में, रेहू मछली में सबसे ज्यादा है। 100 ग्राम अगर आप खाते हैं तो 650 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। क्रैब्स में, केकड़ा में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे वो खाद्य पदार्थ में ज्यादातर लोगों में केकड़ा नहीं आता है, वैसे उसमें सबसे ज्यादा है कैल्शियम। तो अगर वैसे फल या भोज्य पदार्थ आप ले रहे हैं तो कैल्शियम आपको मिलती है। कैल्शियम कितना चाहिए? सामान्य में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे। अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है, जो प्रेग्नेंट है, उनको 1500 चाहिए। जो मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसको 2000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। तो 1000 मिलीग्राम के लिए अगर आप केवल दूध से चाहिएगा तो आपको गाय का 1 लीटर दूध पीना होगा, जो कि शायद संभव ना हो। इसलिए दूध के साथ बाकी तत्व भी आपको जरूरी है जिनसे कि भोज्य पदार्थ से आपको कैल्शियम मिले। कैल्शियम जब आप लेते हैं तो वो शरीर में जब आप खाते हैं, मुंह से खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। विटामिन डी कहां से मिलती है? वो सूर्य की रोशनी से मिलती है। सूर्य की रोशनी, जो गर्मी का मौसम है, जो मार्च से लेकर हम सितंबर तक की बात करें या कुछ हद तक अक्टूबर तक की बात करें, 10 बजे सुबह से लेके अगर 3 बजे शाम तक आप आधे घंटे धूप में रहते हैं तो आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिल जाती है, जो कि करीब करीब सारे कैल्शियम को आपके हड्डियों तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप सूर्य की रोशनी में नहीं जाते हैं, जो आप देखते हैं हमारे बच्चे आजकल क्या करते हैं, वो क्लास में रहते हैं या वैसे वैसे विद्यालय जहां पे प्लेग्राउंड है ही नहीं। हमारे जो 20 साल से 40 साल तक के बच्चे बच्चियां हैं जो हमसे कम उम्र के हैं, वह घर में काम कर रहे हो या ऑफिस में जा रहे हो, बाहर नहीं निकलते हैं, केवल लगातार लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं। उनको विटामिन डी नहीं मिल पाती क्योंकि वो सूर्य की रोशनी में नहीं जा रहे हैं। उनको प्रेरित करना होगा आउटडोर गेम के लिए या आउटडोर एक्टिविटीज के लिए। बच्चों को प्रेरित करना होगा 1 घंटे धूप में खेले। युवाओं को प्रेरित करना होगा कि धूप में वो निकले। अगर मॉर्निंग वॉक में केवल जा रहे हैं तो उससे उतने विटामिन डी आपको कम मिलेगी। और जो कि आप देखते हैं विदेशों में, पाश्चात्य देशों में, जहां पे लोग सनलाइट के लिए, सनबाथ के लिए जाते हैं, उससे उनको काफी ज्यादा विटामिन डी मिलती है। तो वो विटामिन डी आपको हेल्प करेगी शरीर में अपने कैल्शियम को पचाने में। वो हड्डियों में जाएगी और हड्डियां मजबूत होंगी। इसलिए गांव के लोगों में जनरली कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होती है। वो खेतों में काम करते हैं, धूप में रहते हैं और शरीर में काफी विटामिन डी जाती है। इसलिए 2 चीजों पे हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हम सूर्य की रोशनी में जरूर जाएं, बच्चों को प्रेरित करें और उनको दूध और अच्छे भोज्य पदार्थ में फल, सब्जियां या मांस और अंडे, चिकन का जरूर सेवन करने दें। बिल्कुल, बहुत ही आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव बात बताई। और वाकई बहुत सारे लोग हैं जब वो उतनी ज़्यादा जिन्हें जानकारी नहीं है तो इन बातों से वो कहीं ना कहीं अनजान रह जाते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरे डिटेल में बताया। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, कई बार ऐसी शिकायत होती है, जैसे हमने भी सुना है बहुत लोगों से, कि हड्डी बढ़ गई है, तो ये किन परिस्थितियों में होता है और क्या इसका उपाय होता है? हड्डी बढ़ गई है जनरली किसी न किसी कारणवश होगा। उसके पहले मैं पुराने संदर्भ में एक बात बस करूंगा, जो कि एक संदेश है सब लोगों के लिए।
अगर आप धूम्रपान करते हैं या शराब का ज्यादा सेवन करते हैं या कॉफी ज्यादा पीते हैं, तो आपको जो कैल्शियम आप खा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने तो बहुत ज्यादा दूध पी लिया है, वह धूम्रपान या शराब या कॉफी आपके जो कैल्शियम को जाके पचने नहीं देता है और वह कैल्शियम आपके शरीर से मलमूत्र से बाहर चला जाता है। इसलिए धूम्रपान का सेवन न करें, शराब मिनिमम बहुत कम मात्रा में पिए और कॉफी भी 2 कप से ज्यादा प्रतिदिन न पिए। और प्रतिभा जो बातें आ रही थी हड्डियों के बढ़ने की, जनरली अगर हड्डियां बढ़ती हैं 2 कारणों से बढ़ती हैं। एक तो वह खराब बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं बिनाइन या मैलिग्नेंट कैंसर का रूप हो सकता है, जिसमें कि वो सूजन बढ़ती है और लगातार बढ़ते चली जाती है। दूसरा होता है अगर हड्डियां बहुत कमजोर हैं तो वो शरीर का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती और टेढ़े मेढ़े ढंग से इधर उधर उनमें बढ़ाव आ जाता है। उसमें भी वो लगता है कि नहीं, इधर का मेरे घुटने की कोई हड्डी निकली हुई है, कोई कंधे की हड्डी निकली हुई है, पैर के उंगली की हड्डी निकली हुई है, तो वह एक मेटाबॉलिक डिजीज है। दूसरा जो हो जाता है वह है बिनाइन ट्यूमर्स, जिसमें ऑस्टियोमा हो सकता है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा हो सकता है, उसमें भी एक्सोसिस्टिस हो सकता है, ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है, जिसमें हड्डियां बढ़ेंगी। उस वैसे हालत में उसका तुरंत में पहचान करना जरूरी है, उसका इलाज करना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो अभी बातें बताई डॉक्टर साहब, उनमें से एक बात मैंने बहुत ही गौर की और ये शायद सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने वज़न की बात की, आपसे जानना चाहूँगी कि हड्डियों के बोन हेल्थ में और वज़न में ये कैसे ये इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, हमारे शरीर का वज़न नहीं झेल पाती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मोटापा आजकल के जिंदगी में एक अभिशाप हो चुकी है, क्योंकि इतनी परेशानी उससे बढ़ती है। उससे आपको लिवर का परेशानी बढ़ेगा, हार्ट की परेशानी बढ़ेगी, बाकी सारी परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन हमारे शरीर में, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मैं अभी बात करूंगा हड्डियों के बारे में। देखा गया है अगर 1 किलो वजन आपका बढ़ता है तो घुटने पे 10 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। हमारे भारतीय परिवेश में जो कि पालथी मारते हैं, नमाज ज्यादा पढ़ते हैं या भारतीय शौच का इस्तेमाल करते हैं, वहां अगर आपके हड्डियों में घर्षण ज्यादा होंगी तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी और आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाइएगा, पालथी नहीं मार पाइएगा, चुक्कू मुक्कू नहीं बैठ पाइएगा, महिलाएं अपने घर का पोछा नहीं लगा पाएंगी। वैसे लोगों को हम लोग जरूर बोलना चाहेंगे कि कृपया वजन को संतुलित रखें। बोन बीएमडी जो है हमारे बॉडी की या बीएमआई है, उसको आप संतुलित रखें। अगर नहीं संतुलित रखिएगा तो आपके हड्डियों पे ज्यादा दबाव पड़ेगा। ज्यादा बोझ पड़ने से वही जोड़ जो कि अच्छे तरह से 80 वर्ष तक काम करती, वो 50 वर्ष के बाद ही आपका काम नहीं करेगी, आपको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होगी, घर का काम करने में दिक्कत होगी। इसलिए वजन को कृपया ज्यादा न बढ़ने दें, वो आपके शरीर पर एक बोझ बन जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही काम की बात बताई आपने। वज़न को कंट्रोल रखना और एक अपने शरीर को फिट रखना, यानी कि आप बोन्स को तो उनको तो सहूलियत देते ही हैं आप अपनी हड्डियों को, और बाकी बहुत सारी बीमारियों से भी आप बचते हैं, ये भी एक बात है। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि पहले देखा जाता था कि, या एक जनरल कॉन्सेप्ट आज भी शायद सभी लोगों के बीच में है कि हड्डियों में किसी तरह का रोग आना या हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, तो इसको पहले एक उम्र से बांध कर देखा जाता था कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है शायद इसीलिए उनके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें, जिस तरह की लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, अब शायद हड्डियों की बीमारी किसी उम्र की मोहताज नहीं है। शायद अब ये सभी आयु वर्गों में देखा जाता है। क्या कहना चाहेंगे? आप एक डॉक्टर हैं, आप क्या देख पाते हैं? प्रतिभा, जो हम लोगों ने बात ही की है हड्डियों और जोड़ों के दर्द की, उम्र के तरह कुछ बीमारियां होती हैं जो उम्र से संबंधित हैं, जिसमें हमारे यहाँ देखा गया, हमारे समाज में देखा गया है, अगर 40 वर्ष से ऊपर जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती है तो आपकी हड्डियां कमजोर होते जाती हैं, जिसको कि ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। महिलाओं में देखा गया है कि अगर मासिक बंद हो जाए तो पुरुषों की तुलना में उनके हड्डियों का कमजोर होने की जो संभावना है वह 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है, स्पेशली मासिक बंद होने के बाद। एक दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि हमारे भारतीय परिवेश में देखा गया है, घुटने का दर्द। घुटने का दर्द 40 वर्ष 45 वर्ष के जैसे जैसे बीतते जाता है तो वैसे बढ़ता जाता है, और देखा गया है 70 वर्ष के जो पुरुष या स्त्री हो, वो भारतीय समाज में करीब 65% लोगों को घुटने की समस्या बनी रहती है, या तो उसके लिए दवाएं खाते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए तो उन जोड़ों का प्रत्यारोपण किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे केवल बचाव की। अगर
बचाव किया जाए, शुरू से हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत किया जाए, तो शायद बहुत सारी समस्याएं, ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, वो नहीं होंगी। तो ये तो है आपके अधेड़ उम्र की बात। बच्चों में देखा जा रहा है, युवाओं में देखा जा रहा है जोड़ों का दर्द। तो यह जो एक मिथ्या थी कि जोड़ों का दर्द केवल बुढ़ापे में होगा, अधेड़ अवस्था में होगा, यह गलत है। बच्चों में भी हो सकता है। बच्चों में जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जिसमें कि वह 2 वर्ष का बच्चे को भी गठिया हो सकता है। यह बात समझनी होगी। इसलिए अगर शुरू में उसका इलाज कराइएगा तो बहुत अच्छे तक उसको नियंत्रण में कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चों के में विटामिन डी की कमी है तो उसको रिकेट्स हो सकता है, जिसमें कि सारे जोड़ों में दर्द होगा, टेढ़ापन आ जाएगा। इसलिए विटामिन डी का सेवन कराना बच्चों को बहुत जरूरी है। और अगर मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर रहती हैं तो 20 वर्ष के बाद ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, उसमें भी जोड़ों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। बहुत लोग बोलते हैं टेटेनी वाला दर्द होता है, ऐठन होती है, शाम में 6 बजे के बाद ऐठन होने लगती है, मालिश करने के बाद थोड़ा आराम होता है या रस्सी बांधने से आराम होता है। तो वह सब बता रही है कि हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। तो जोड़ों का दर्द हर उम्र में हो सकता है। बिल्कुल। और आपने अब बात कही अभी ऑस्टियोपोरोसिस की, तो दर्शक हमारे बताना चाहूँगी दर्शकों को कि अभी हाल में ही 20 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया है, जिसमें जागरूकता के तौर पर इस बीमारी से कैसे बचें और किस तरीके से ये बीमारी आपके शरीर में धीरे धीरे एक साइलेंट किलर के रूप में प्रवेश करती हैं और आपकी तमाम जो हड्डियाँ हैं उसे बहुत ही कमज़ोर कर देती हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा भी मैंने सुना है कि ये जो बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, इसको लेकर 20 अक्टूबर को जो जागरूकता हमने फैलाई, और उसके बारे में आपसे भी जानना चाहूँगी कि हमने सुना है कि शरीर की हड्डियाँ शायद इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि हल्के से ठेस मात्र से भी आपकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे? 20 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना कि आप हड्डियों को मजबूत बनाइए युवा वर्ग से ही। अगर आप नहीं मजबूत बनाते हैं तो बुढ़ापे में आपकी जिंदगी में परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। हड्डियां धीरे धीरे करके इतनी कमजोर होते रहती हैं, जैसे कि अगर एक घुन लगी हुई लकड़ी की बात करें, किस तरह से घुन लगी हुई लकड़ी को हल्का सा ठेस पड़ता है वह टूट जाता है, या एक सिंपल बतासे की बात करें, बतासे को हल्का सा दबा दिया जाए वह टूट जाता है, उसी तरह आपकी हड्डियों में हल्का सा झटका पड़ता है, या तो कलाई की हड्डी टूट जाएगी, या पीठ की हड्डी टूट जाएगी, या कूल्हे की हड्डी टूटेगी। और सबसे खराब बात क्या होती है, अगर कूल्हे की हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण टूटती है तो उसमें देखा गया है 25% लोगों की मृत्यु प्रथम वर्ष में हो जाती है। अच्छे इलाज के बाद भी सारा चीज बदनामी डॉक्टर्स चिकित्सकों पे मर दिया जाता है कि वहां पे मैंने ऑपरेशन कराया और उसके बाद हमारे मरीज की मृत्यु हो गई। लेकिन यह बात को आपको समझना होगा कि आपकी केवल हड्डियां ही नहीं कमजोर हुई थी, उसके साथ आपके शरीर का हृदय भी कमजोर हो गया था, गुर्दा भी कमजोर हो गया था, लिवर भी कमजोर हो गया था। तो आप जब पौष्टिक भोजन खाते हैं तो सब चीज को मजबूत रखते हैं और उससे आपकी बुढ़ापे की जो जिंदगी है बहुत ही सुखमय बीत सकती है। तो अपने हड्डियों को मजबूत कीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस से अपने आप को बचाइए, दवाएं लेके, एक्सरसाइज करके, पौष्टिक भोजन लेके अपने शरीर की हड्डियों को आप इतना मजबूत कर सकते हैं जिससे कि बुढ़ापे में होने वाली समस्याओं में अगर फ्रैक्चर न हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक और बात मैं यहां बताना चाहता हूं, जैसे कि बुढ़ापे की मैंने बात की, कूल्हे की हड्डी से जो मृत्यु होती है उसको देखा गया है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने बताया है कि महिलाओं में गर्भाशय का, अंडाशय और स्तन कैंसर, ब्रेस्ट, यूट्रस और ओवरी के कैंसर से जितनी ज्यादा डेथ होती है उससे ज्यादा डेथ होती है अगर ऑस्टियोपोरोसिस में कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए। तो एक कूल्हे की हड्डी जिसको आप बचा सकते हैं फ्रैक्चर होने से, उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो कितनी मृत्यु हम कम कर सकते हैं। इसलिए सब लोग को जागरूक होना पड़ेगा, अपने हड्डियों को मजबूत कीजिए, पौष्टिक भोजन लीजिए। यह एक संदेश है, एक निवेदन है हम सब लोगों की तरफ से। एक परेशानी हम देख पाते हैं लोगों के बीच में, बहुत ही कॉमन सी समस्या है और इसे कई बार बहुत सारे अलग बीमारियों से भी लोग जोड़ कर देखते हैं, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग इग्नोर भी कर देते हैं। होता ऐसा है कि जब भी सुबह हम उठते हैं तो पैरों में, दोनों पैर की तलहटियों में इतना दर्द होता है कि शायद 5 मिनट 6 मिनट हमें संभलने में लगता है कि हम किस तरीके से चलें। तो ये समस्या क्या समस्या है? ये बहुत ही आम समस्या है, कॉमन समस्या है। हमारे यहाँ
प्रतिदिन 1 या 2 मरीज इन समस्याओं के लिए आते हैं, जिसमें कि देखा जाता है सुबह में जब वो महिला या पुरुष उठती है, महिलाओं में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसको पैर वजन रखने में दिक्कत होती है, एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसको लंगड़ा के चलना पड़ता है। ये करीब 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक हो सकता है। इसको आम भाषा में तो एडी का दर्द बोला जाता है, साइंटिफिक टर्म में प्लांटर फैसाइटिस बोला जाता है, और अगर एक्सरे में हड्डी बढ़ी हुई दिख गई तो उसको कैल्केनियस स्पर बोला जाता है। तो अब उसका बीमारी का डायग्नोसिस पे हम लोग नहीं बात करेंगे, सिंपल बात करेंगे उसका क्या निदान हम घर में घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो हमारे पैर की जो एड़ी है, जो कि हमारे वजन लेती है पूरे शरीर का, वहां से एक लिगामेंट है जो आगे बढ़ती है आगे तलवे की तरफ, उसको हम लोग स्प्रिंग लिगामेंट बोलते हैं कॉमन भाषा में, और वो धीरे धीरे करके सिकुड़ जाती है। अगर आपको वो सिकुड़न रात भर रह जाता है, सुबह जैसी तरह आप वजन रखते हैं अपना पैर जमीन पे, तो वो एक्सपैंड करने का काम नहीं करता। स्प्रिंग का क्या काम है? वो एक्सपैंड करता है, रिलैक्स करता है, इलास्टिसिटी बोली जाती है। तो रात भर वो जो आप 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं, या कभी कभी तो 1.5-2 घंटे बैठ भी जाइएगा, उसके बाद ही परेशानी हो सकती है, तो स्प्रिंगिंग एक्शन वो भूल जाता है। जैसे ही पैर आप रखते हैं तो वो एक्सपैंड नहीं करता और दर्द होता है, और जैसे जैसे आप चलना शुरू करते हैं, भले वो आप रेंग रहे हो, लंगड़ा रहे हो, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका दर्द कम हो जाता है। तो घरेलू इलाज में मैं जरूर बोलना चाहूंगा, अगर सुबह उठते ही आप उसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में पैर को डुबा दीजिएगा, तो वह एक तरह से सिकाई हो जाती है। स्प्रिंग जो है गर्मी से, तो ऐसे हम बोलते हैं, वो एक्सपैंड करता है, उसी तरह वह आपको ढीला और लचकदार बनेगा, और उसके बाद आप चलिएगा तो आपको फायदा होगा। हमेशा एक मुलायम जूता या चप्पल घर में पहनिए, बहुत जरूरी है। अगर हार्ड सोल का जूता पहनिएगा, खाली पैर चलिएगा तो तकलीफ बढ़ जाएगी। जो दर्द 20 मिनट होता है वह 1 घंटे तक रहेगा। तो मुलायम जूता या चप्पल पहनिए, और कभी भी जो पेंसिल हील के जूते हैं उसका उपयोग बहुत ज्यादा न करें। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं और उसकी ये हील थोड़ी ऊपर है, लेकिन नीचे का समतल अगर सतह जो सोल बोलते हैं वो बराबर का है, तो बनावट इस तरह की हो जाएगी, इस तरह की, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा कि हील पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो पैर को सेकना ज्यादा जरूरी है। तकलीफ अगर ज्यादा रहती है तो एक बार जरूर ध्यान रखिए, एक बाल्टी में ठंडा पानी, बर्फ का पानी रखिए, एक बाल्टी में गर्म पानी रखिए, 5 सेकंड आप गर्म पानी में डालिए, 5 सेकंड ठंडे पानी में डालिए, उससे भी आपको फायदा होगा। और खाली पैर मत चलिए, उससे ज्यादा तकलीफ हो रही है तब आपको एक्सरे करा के किसी भी अस्थि रोग विशेषज्ञ से मिलना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आम बीमारियों की बात होती है, कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जब हम देखते हैं कि हम अगर उस रोग से ग्रसित होते हैं, फिर हम उसका उपचार कराते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। अगर हड्डियों के रोगों की बात करें तो इसके क्या हड्डियों की बीमारियां लाइफ लॉन्ग चलती हैं, या फिर दवाइयाँ खाने से ठीक भी हो जाती हैं हमेशा के लिए? प्रतिभा, एक बात मैं संदेश जरूर देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने एक बार इलाज कराया, उसके बाद मेरी बीमारी जड़ से खत्म हो गई। ज्यादातर तकलीफ हमारे हड्डियों की है, वह लाइक ब्लड प्रेशर है या ब्लड शुगर है, जिसको कि उच्च रक्तचाप आप बोलते हैं, या डायबिटीज बोलते हैं। जिस तरह से उसका इलाज आपको लगातार कराना पड़ता है, सो कुछ समस्याएं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया जिसको बोलते हैं, उसकी दवाओं का उपयोग आपको लगातार करना पड़ेगा। लगातार आप नहीं कीजिएगा तो आपकी जो बीमारी नियंत्रण में आ रही है फिर से बढ़ जाएगी। तो लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि नहीं मैंने तो इलाज कराया था, फायदा हुआ, और फिर से बीमारी बढ़ गई, तो मैं पहले उस डॉक्टर से दिखाया, फिर उस डॉक्टर से दिखाया। आप डॉक्टर बदलते रहते हैं और बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। तो आपको जिस चिकित्सक पर विश्वास हो उसके विश्वास में रहिए। चिकित्सक अगर आपको दवा बंद करने के लिए बोलता है, जरूर बंद कर दीजिए। अगर वो बोलता है कि लगातार इलाज करना है तो आप करते रहिए। जैसे विटामिन डी हो, कैल्शियम हो, वो आपको कब तक सेवन करना है वो चिकित्सक की निगरानी में कीजिए। मैं बोलता हूं कि अगर आप पौष्टिक भोजन ले रहे हैं तो शायद आपको बाहर से न विटामिन डी की जरूरत है न कैल्शियम की जरूरत है। लेकिन अगर आप पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे हैं तभी आपको इसका बाजार से वो डब्बा बंद गोली खरीदना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। और अगर आप इसका शुरू से ही नियंत्रण में रखिएगा तो बहुत सारी परेशानियां जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिंदगी में कभी भी आपको नहीं होगी, या जो चीज आपको 60 साल में हो सकती थी वो 80 या 90 साल में होगी। इस बातों को जरूर ध्यान में रखिए। और आप लोग को बहुत बार लगता है
दवा खाने से आपको दूसरी बीमारी हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा। मैं ये बोलता हूं कि अगर आप इलाज न कराइएगा तो आपका लिवर और किडनी खराब होगा। आप गठिया का इलाज नहीं कीजिएगा तो वह गठिया आंखों को भी डिस्टर्ब करेगी, किडनी को भी डिस्टर्ब करेगी, हार्ट को भी डिस्टर्ब करेगी। लेकिन अगर उसका दवा खाइएगा तो बहुत सारी परेशानी आपको नहीं होगी। आप अच्छे से कार्य करते हुए 60 साल, 70 साल, 80 साल तक जिंदा रहिएगा और खुश रहिएगा। यह एक संदेश है जो आप लोग इसको समझिए। दवाओं का सेवन कीजिए लेकिन चिकित्सक की निगरानी में। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि वक्त हो चला है, अब हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन चलते चलते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, लोग और जो रोगी होते हैं बहुत ही भरोसे के साथ आपके पास आते हैं, और शायद आप इन्हीं कार्यों की वजह से, इसी सेवा भाव की वजह से आपको कई सारे रिकग्निशंस भी मिली हैं, कई सारे सम्मान मिले हैं। कैसा लगता है जब रिकग्नाइज्ड होते हैं आप? यह एक तरह से जितनी बड़ी रिकग्निशन अगर आपको समाज अगर एक्सेप्ट करता है, वह मरीज आपको एज ए चिकित्सक एक्सेप्ट करे या समाज में कोई और एनजीओ हो, सरकारी व्यवस्था हो, वह आपको एक्सेप्ट करती है, तो लगता है कि मैंने अपने कार्य का सही ढंग से पालन किया। और मुझे लगता है हर चिकित्सक को एक रोल मॉडल बनना चाहिए। कोई भी मरीज अगर किसी चिकित्सक के पास आता है तो कुछ आशाएं लेके आता है। उन आशाओं को पूरा करने के लिए अगर सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो कि टेबल के उस पार बैठा हुआ मेरे जैसा हो, वो डॉक्टर अमूल्य हो या कोई और भी चिकित्सक हो, अपने आप को उस व्यक्ति का जो मरीज है उसको अपना रोल मॉडल के रूप में स्थापित नहीं करवा पाता है, तो वह मरीज अपने आप को सही ढंग से नहीं समझ पाएगा और आपकी बातों को वो फलभूत नहीं करेगा, आपके दवाओं का उपयोग नहीं करेगा, आपके विचारों का उपयोग नहीं करेगा। इसलिए ध्यान देना है और वैसा प्रेरित करना है कि आप वैसा आचरण कीजिए जो समाज आपसे प्रेरित हो, मरीज खुश रहे, और यही सुखी हम सबको देगा, सुख बनाएगा। डॉक्टर अमूल्य, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव बातचीत की, हमारे दर्शकों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और बहुत ही शुक्रिया करना चाहेंगे, बहुत आभार आपका हमारे कार्यक्रम में आने का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, जाने माने ऑर्थोपेडिशियन, और इनसे जो बातचीत रही हमारी आज की, आपको कैसी लगी हमारी आज की ये बातचीत, कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।